हमने लास्ट टॉपिक किया था प्रॉब्लम ऑफ डेफिशिएंट डिमांड। ठीक है, डेफिशिएंट डिमांड का मतलब क्या होता है, जब आपकी एडी फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे जब होती है, यानी कि जीडीपी और आउटपुट वो आपके प्लांट से ज्यादा हो जाए। इट मींस आपकी एग्रीगेट सप्लाई ज्यादा है आपकी एग्रीगेट डिमांड से। एडी फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल का मतलब क्या होता है कि देयर इज नो एक्सेस कैपेसिटी इन द इकोनॉमी। इकोनॉमी के अंदर कोई भी एक्सेस कैपेसिटी नहीं है, यानी कि जितने लोग भी काम करना चाह रहे थे सभी लोगों को काम मिल रहा था। ठीक है, वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट, इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट जो हमने की थी डिस्कस, इसमें वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट क्या होती है, जिसमें पीपल आर नॉट विलिंग टू वर्क एट एग्जिस्टिंग वेज रेट और दे आर नॉट इवन वर्किंग इन एनी कंडीशन, उसे बोलते हैं वॉलंटरी, जानबूझकर बेरोजगार। एक होती है इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट। इनवॉलंटरी के केस में क्या होता है, पीपल आर रेडी टू वर्क एट एग्जिस्टिंग वेज रेट बट दे आर नॉट गेटिंग वर्क, उन्हें काम करना है लेकिन उन्हें काम नहीं मिल रहा। तो उसी कंडीशन में हमने ये दो लेवल लेके चले थे, एडी फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल, एडी प्लांट आउटपुट। फुल एम्प्लॉयमेंट यानी कि सभी पर्सन अगर काम करें, एक्सेस कैपेसिटी मार्केट के अंदर नहीं है, एक्सेस कैपेसिटी मार्केट के अंदर नहीं है तो मतलब सारी प्रोडक्शन हो रही है। ठीक है, और प्लांट क्या है, जो हमने सोचा हुआ है कि इतनी प्रोडक्शन करनी है। जब आपका फुल एम्प्लॉयमेंट आउटपुट आपके प्लांट एम्प्लॉयमेंट आउटपुट से बढ़ जाता है तो उस कंडीशन को बोलते हैं डेफिशिएंट डिमांड, कि आपकी सप्लाई ज्यादा है, ठीक है, आपकी डिमांड कम है, आप उतना नहीं कॉप अप कर पा रहे, तो उसे बोलते हैं डेफिशिएंसी ऑफ डिमांड, डेफिशिएंट डिमांड। एडी फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ज्यादा हो जाए एडी प्लांट से। अब इसको डायग्रामेटिकल देखो कैसे है, ये तुम्हारी वाई थी इनकम, वाई को क्या बोलते हैं, एएस, एएस कहते हैं। तो अगर हम फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल लेके चलते हैं तो ये आपका एडी फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे ये इक्विलिब्रियम बनाता है। इस इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है, आपकी आउटपुट, आउटपुट यानी जीडीपी, और दूसरा नाम इसका होता है ओ एक्सिस का इनकम। तो ये आपकी इक्विलिब्रियम के लेवल पे कितनी आ रही है, ओएल यूनिट्स, कोई यूनिट आप मेजर कर सकते हो। बट ड्यू टू प्लांट आउटपुट आपकी जो एडी है वो आपने कम रखी हुई है, आपने इतनी रखी है, एडी प्लांट जो है वो इतनी है। तो वेयर एडी एंड एएस बोथ स्ट्राइक्स दैट विल बी इक्विलिब्रियम। ये हमने रूल पढ़ा था लास्ट चैप्टर के अंदर, एडी और एएस जहां पे इक्वल होते हैं वहां पे इक्विलिब्रियम आता है। तो अब इसके अकॉर्डिंगली तो ये इक्विलिब्रियम था, अब यहां पे भी इक्विलिब्रियम आ गया, बट यहाँ पे आउटपुट भी तो कम है इसके कंपैरिजन में। पहले ओएम यूनिट था, तब तुम्हारा ओएम यूनिट है, तो ये क्या हुआ, इक्विलिब्रियम पीछे हो गया। अब ये जो गैप होता है इसे बोलते हैं डेफिशिएंट डिमांड। क्या बोलते हैं इसे, डेफिशिएंट डिमांड। आपका एडी जो है, जो आपकी फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल था, अगर वो ज्यादा हो जाता है आपका प्लांट से, तो उस गैप को बोलते हैं डेफिशिएंट डिमांड। समझ आ रहा है? इस डेफिशिएंट डिमांड का मतलब ये है कि मार्केट के अंदर पोटेंशियल भी है, आपके पास एक्सेस कैपेसिटी वाला जो ये क्राइटेरिया था वो कवर हो गया, बट यहाँ आपने प्लान ही कम किया हुआ है। अब प्लान कम क्यों किया है, प्लान तो इसलिए किया हो सकता है कि आपकी सप्लाई ज्यादा है, तभी तो एक प्रोड्यूसर सोचेगा कि मैं प्रोडक्शन क्यों करूँ। अगर मार्केट के अंदर सप्लाई प्रॉपर है तो वो प्रोडक्शन उसके अकॉर्डिंगली करेगा ना। अगर मार्केट में किसी चीज की सप्लाई कम है तो प्रोडक्शन ज्यादा करेगा। इट मींस ये ऐसी सिचुएशन है जहां पे सप्लाई ज्यादा है, डिमांड कम है, आपकी मार्केट के अंदर सप्लाई ज्यादा है, तो इसीलिए उसने क्या किया, प्लान कम कर लिया, पीछे कर लिया उसको। तो फिर इसके अकॉर्डिंगली कंट्री की जीडीपी भी डाउन होती है, आउटपुट भी डाउन होता है। तो ये डेफिशिएंट डिमांड के कारण जो है मार्केट के अंदर डिफ्लेशन आती है। क्या आती है, डिफ्लेशन। इसी गैप को जो है डिफ्लेशनरी गैप भी बोला जाता है। डिफ्लेशन का मतलब क्या होता है, लो आउटपुट। ओके, अगर आउटपुट आपका लो है तो आपकी इनकम भी लो होगी, अगर आपकी इनकम लो है तो आपका एडी भी लो होगा फ्यूचर के अंदर, इन्वेस्टमेंट भी लो होगी, कंजम्पशन भी लो होगी। तो एडी मैंने तभी लिखा है। तो आउटपुट अगर कम होता है तो आपकी इनकम भी कम होती है। इस गैप को क्या बोलते हैं, डिफ्लेशनरी गैप। समझ आ गई बात? डिफ्लेशनरी गैप को क्या बोलते हैं, डेफिशिएंट डिमांड। क्यों, ऐसा क्यों होता है, बिकॉज वी डोंट वांट अनडिजायर्ड स्टॉक्स। मैं प्रोडक्शन क्यों करूंगा, जब मेरी सप्लाई ऑलरेडी है पहले से, तो मैं उसके अकॉर्डिंगली करूंगा ना। जितनी मेरी डिमांड होगी मार्केट के अंदर, एग्रीगेट डिमांड जितनी होगी उसको क्रॉस अगर सप्लाई कर जाए तो वो तो वैसे ही लॉसफुल सिचुएशन है किसी भी इकोनॉमी के लिए। तो इसलिए अनडिजायर्ड स्टॉक पड़े रहते हैं हमारे पास, तो प्रोडक्शन बढ़ती नहीं है फिर।
आउटपुट कम हो जाता है और इनकम भी लो हो जाती है। जीडीपी लो होगी, जीडीपी लो होगी, आउटपुट कम है, देखो पहले आउटपुट इतना था, अब आउटपुट इतना है, तो आउटपुट अगर लो हुआ तो इनकम भी लो होगी, इनकम लो हुई तो दोबारा फिर आपकी एडी जो है वो लो ही चलती। तो ये डिफ्लेशन होती है कंट्री के अंदर, ये बड़ी जो प्रॉब्लम वाली सिचुएशन हो जाती है। जो प्रॉफिट वाले चांसेस थे ना, प्रॉफिट अर्न करने वाले, वो भी लॉस कर जाते हैं, उसमें भी लॉस हो जाता है, लॉस से आगे डबल लॉस। तो फिर गवर्नमेंट इसमें इंटरफेयर करके जो है सारा करेक्शन कर देती है, सीआरआर, एसएलआर और जितने भी मार्केट ऑपरेशंस होते हैं उसको ठीक करने के बाद ये बैलेंस में लेके आती है इकोनॉमिक एक्टिविटीज को, ठीक है ना। मार्जिनल रिक्वायरमेंट को कम कर देना डिफ्लेशन के केस में, ठीक है, सीआरआर को कम कर देना, एसएलआर को कम कर देना, बैंक रेट कम कर देना ताकि लोन ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास जाए, सब्सिडी प्रोवाइड कर देना। तो वो सब आगे इंस्ट्रूमेंट्स है गवर्नमेंट के, उसके बारे में हमने डिस्कस नहीं करते। सेकंड टॉपिक है इसके बाद जो है वो है एक्सेस डिमांड का। एक्सेस डिमांड वाला इससे थोड़ा सा अपोजिट चलता है, उसमें हम फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल और प्लांट को साथ में लेके चलते हैं। इसमें क्या होगा, आपका जो प्लान है वो फुल से ज्यादा होगा, जितना आपने फुल लगा के किया लेकिन आप प्लान कुछ अलग कर रहे हो तो प्लान आपका ज्यादा हो जाएगा उस केस के अंदर। तो एक्सेस डिमांड वाला करते हैं। अब एक्सेस डिमांड मार्केट की ऐसी सिचुएशन होती है जब आपका एडी आपका एएस से ज्यादा हो जाता है। टेक्निकल अगर हम देखें तो ये होती है कि आपका एडी जो है आपका एएस से ज्यादा है, एग्रीगेट डिमांड इज मोर देन एग्रीगेट सप्लाई। इट मींस आपका जो प्लान लेवल है ना, प्लान आउटपुट है आपकी, वो आपके फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल से ज्यादा है। आप अगर फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल लेके चलते हो तो फुल एम्प्लॉयमेंट डज नॉट मीन जीरो अनएम्प्लॉयमेंट। कुछ ना कुछ लोग तो अनएम्प्लॉयमेंट होते ही, अनएम्प्लॉयड होते ही। फ्रिक्शनल बताई थी आपको, स्ट्रक्चरल बताई थी, स्ट्रक्चर चेंज हो गया पूरा तब भी अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे। फ्रिक्शनल, एक जगह से दूसरी जगह पे जब लोग मूव करते हैं तो वो टाइम पीरियड है, वो स्टूडेंट्स हैं जैसे, ओल्ड एज है जो काम नहीं करते, तो वो सब अनएम्प्लॉयमेंट कहीं ना कहीं तो है। फुल एम्प्लॉयमेंट होने के बावजूद भी कहीं ना कहीं होती है। तो ये सिचुएशन आपको लिखनी है, एडी प्लान यानी कि पी इज मोर देन एडी एफ यानी कि फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। तो प्लान लेवल आपको ज्यादा लेके चलना है। तो प्रोफेसर केज ने भी ये बोला कि जब एक्सेस तब होती है जब आपकी एग्रीगेट डिमांड आपकी एग्रीगेट सप्लाई से ज्यादा हो जाती है। सेम कंडीशन लेके चलेंगे, डायग्राम इसमें सेम बनेगा, बस एक्सप्लेनेशन थोड़ी अलग हो जाती है। ये आपका जो है वाई है, वाई मींस एएस, ठीक है। ये आपको प्लान लेके चलना है, सॉरी फुल एम्प्लॉयमेंट लेके चलना है। एडीएफ मींस एग्रीगेट डिमांड एट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। इक्विलिब्रियम तो यहाँ पे भी आ रहा है, ये देखो जहाँ पे दोनों स्ट्राइक हुए वहां पे इक्विलिब्रियम आ गया। ये ओएम आउटपुट है आपका, यहाँ पे क्या क्या होता है आपका आउटपुट, आपकी इनकम, आपका जीडीपी लेवल, और यहाँ पे आपकी एग्रीगेट डिमांड या डिमांड इन द इकोनॉमी कितनी है, डिमांड इन द इकोनॉमी कितनी है वो आएगा इसके अंदर। तो ये सेम लेवल लेके चलना है, ठीक है। ये आपने प्लान लिखा पहले, फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल लिखा। डेफिशिएंट डिमांड के अंदर क्या करते हैं, डेफिशिएंट डिमांड में क्या करते हैं, आपका जो है फुल एम्प्लॉयमेंट ऊपर रखते हैं और प्लान नीचे रखते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है, फुल एम्प्लॉयमेंट हमें नीचे रखना है और प्लान लेवल थोड़ा सा इससे अबव रखना है। ये प्लान लेवल ऑफ आउटपुट लेके चले। तो जहां पे दोनों स्ट्राइक होते हैं वहां पे इक्विलिब्रियम आ जाता है। तो मेरा इक्विलिब्रियम क्या है, दिस वन, इसको कोई पॉइंट नहीं, ये इक्विलिब्रियम आ गया और आउटपुट कितना है, ओ एन है। इट मींस मार्केट के अंदर जो पोटेंशियल है उससे ज्यादा आपने प्लानिंग की हुई है, आपकी एग्रीगेट डिमांड जो है ज्यादा है बट आप सप्लाई नहीं कर पा रहे उसके अकॉर्डिंगली। तो इस अपॉर्चुनिटी के अंदर क्या है, ये जो सीन होगा, ये वाला जो सिनेरियो है, दिस इज एक्सेस डिमांड। जब मार्केट के अंदर किसी चीज की डिमांड एक्सेस हो जाती है ना, तो प्रोड्यूसर फिर स्टार्ट्स सप्लाइंग मोर कमोडिटी। देखो पहले इक्विलिब्रियम यहाँ पे आ रहा था ना, ये आउटपुट है, तो ऑटोमेटिकली जहां स्ट्राइक हुआ तो आउटपुट भी तो बढ़ गया। तो प्रोड्यूसर जब भी मार्केट में डिमांड बढ़ती है तो प्रोड्यूसर दोबारा नया प्रोडक्शन स्टार्ट करता ही करता है, तब तक करता रहेगा जब तक कि वो एक्सेस डिमांड को कवर न कर ले, क्योंकि यही तो चांसेस है उसके पास प्रॉफिट अर्न करने के लिए। बट इसमें भी कुछ नुकसान होते हैं,
जब मार्केट के अंदर किसी चीज की डिमांड एक्सेस हो जाती है तो मार्केट में प्राइस बढ़ने शुरू हो जाते हैं। मार्केट के अंदर क्या आती है? इन्फ्लेशन, महंगाई। इस एक्सेस डिमांड वाले गैप को हम इन्फ्लेशनरी गैप भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमें कॉप अप करना मुश्किल हो जाता है, तो यहाँ प्राइस हर चीज के बढ़ जाते हैं। तो इस सिचुएशन में गवर्नमेंट फिर कुछ डिसीजन लेने स्टार्ट करती है, लाइक SLR बढ़ा देती है, CRR बढ़ा देती है, बैंक रेट बढ़ा देती है, मार्जिन रिक्वायरमेंट बढ़ा देती है। ये तो जस्ट मैंने तुम्हें मनी के साथ रिलेट करके बताया कि बैंकिंग में कैसे करते हैं। इसके अलावा भी मार्केट के अंदर बहुत से प्रॉब्लम्स जो है आ जाती हैं। अब इसके कॉजेस क्या है एक्सेस डिमांड के? जो तुम्हारे डेफिसिट डिमांड के कॉजेस थे उसके बिल्कुल अपोजिट है। एडी तब बढ़ता है जब आपके कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बढ़ जाए, आपके इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ जाए, गवर्नमेंट के आपके एक्सपेंडिचर बढ़ जाए, ठीक है, आपका जो एक्सपोर्ट है, आपका एक्सपोर्ट इंक्रीज हो जाए, आपका इम्पोर्ट डिक्रीज हो जाए, तब एडी बढ़ता है। ये इसके कॉजेस है। अगर आपके जो है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बढ़ेगी तभी तो एडी बढ़ेगा, इन्वेस्टमेंट कर दिया आपने तभी तो एडी बढ़ेगा, गवर्नमेंट ने आपके एक्सपेंडिचर कर दिया तब भी बढ़ेगा, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, कई बार सिचुएशन ऐसी आ जाती है कि पुअर ट्राई टू स्पेंड मोर एज कंपेयर टू रिच, वो भी इसमें सिचुएशन आ जाती है कि ज्यादा खर्चने की कोशिश करता है दिखावे के लिए, तो वो भी एक आपके एग्रीगेट डिमांड को बढ़ाती है, क्योंकि एग्रीगेट डिमांड सम टोटल ऑफ ऑल है, सभी सिचुएशन लेके चलनी है, एक अकेले की डिमांड नहीं है, सम टोटल ऑफ ऑल, यानी कि पूरी इकोनॉमी के अंदर एग्रीगेट डिमांड लेनी है हमने। तो इसीलिए यहाँ पे कंडीशन जो है इन्फ्लेशन की आ जाती है। ठीक क्यों आती है? देखो, जब डिमांड बढ़ती है मार्केट के अंदर, एक्सेस डिमांड होती है, तो प्रेशर डिमांड का बढ़ेगा। जब प्रेशर डिमांड का बढ़ेगा तो प्रोड्यूसर के पास जितना स्टॉक होगा वो सारा सप्लाई कर देगा, लेकिन डिमांड तो ज्यादा है ना, डिमांड का प्रेशर जब ज्यादा होता है ना मार्केट के अंदर, तो प्राइस बढ़ जाते हैं उससे, तो जनरल प्राइस लेवल बढ़ जाते हैं और मार्केट के अंदर इन्फ्लेशन वाली सिचुएशन आ जाती है, फिर लॉन्ग टाइम तक चलता है। तो अगर इन्फ्लेशन आ गई तो फिर जो एक्सप्लॉयटेशन स्टार्ट हो जाता है कि आम आदमी सर्वाइव कैसे करेगा। तो इन्फ्लेशन को कॉम्पैक्ट करने के लिए गवर्नमेंट जो है अलग अलग डिसीजन लेने स्टार्ट कर देती है। गवर्नमेंट को ऐसी सिचुएशन लेके चलनी होती है कि ताकि स्टैटिक रहे हमारी जीडीपी, ना ज्यादा बढ़े ना ज्यादा कम, मतलब कि ना तो इन्फ्लेशन आए ना डिफ्लेशन आए, तो दोनों ही हमारे लिए हार्मफुल होते हैं। इसी गैप को एक्सेस डिमांड बोलते हैं। अगर आप एक्सेस डिमांड को एक्सप्लेन करोगे, इसी गैप को इन्फ्लेशनरी गैप भी बोलते हैं। इन्फ्लेशन, हाई रेट ऑफ इन्फ्लेशन, जब आपका एडी प्लान जो है ज्यादा हो जाए, आपका एडी फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल, समझ आ गई बात? ठीक, तो इसमें क्या होता है, वेज प्राइस स्पाइरल, एक वर्ड है वेज प्राइस स्पाइरल, जिसको ज्यादा कीमत जहां मिलेगी जिस लेबर को, वहीं पे शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, हर चीज के जो है दाम बढ़ जाते हैं मार्केट के अंदर, एक्सेस ब्लैक मार्केटिंग होनी शुरू हो जाती है इस कंडीशन के अंदर। जिसके बाद थोड़ा बहुत स्टॉक भी है वो वेट करता है कि प्राइस और बढ़े तब मैं स्टॉक आउट करूंगा। ठीक है, तो इसमें भी लॉस ऑफ प्रॉफिट वाली सिचुएशन आ जाती है। इसीलिए मार्केट में एक्सेस डिमांड को भी कंट्रोल करना है, मार्केट में डेफिशिएंट डिमांड को भी कंट्रोल करना है, ना तो इन्फ्लेशन हो ना डिफ्लेशन हो, एक बैलेंस बन के चले। ठीक है, जब इन्फ्लेशनरी गैप होता है तो उसमें कंडीशन ये होती है कि देयर इज नो अनएम्प्लॉयमेंट। तभी तो हमने बोला कि प्लांट ज्यादा फुल एम्प्लॉयमेंट से, इट मींस अनएम्प्लॉयमेंट तो है नहीं, ये मेजर करके चल रहे हैं। लेकिन डेफिशिएंट में ऐसा नहीं था, वहां पे एक जीरो एम्प्लॉयमेंट लेवल था, वहां पे हम आउटपुट फुल एम्प्लॉयमेंट का लेके चलते थे और प्लांट कम रखते थे। तो डेफिशिएंट का बिल्कुल रिवर्स है इन्फ्लेशन के केस में, यानी कि एक्सेस डिमांड के केस में। ये बताओ कोई क्वेरी है? अब इसको जो है डील करने के कई जो हमारे पास जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, तो हमारे पास फिस्कल भी होते हैं और मॉनेटरी भी होते हैं। ठीक है, फिस्कल पॉलिसी होती है गवर्नमेंट की एक्सपेंडिचर पॉलिसी, गवर्नमेंट की इनकम पॉलिसी, जो हमने फर्स्ट टर्म के अंदर किया था, फिस्कल एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो आते थे। तो जो फिस्कल पॉलिसी होती है गवर्नमेंट की, वो गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर और गवर्नमेंट की इनकम को बताती है। जब मार्केट के अंदर इन्फ्लेशन आ जाए तो गवर्नमेंट अपने एक्सपेंडिचर को कम कर देती है। एक बार ज्यादा हो गए, इन्फ्लेशन आ गई, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के अपने एक्सपेंडिचर कम कर देगी, आप अपनी इनकम बढ़ाना शुरू करेगी, यानी कि रेट ऑफ टैक्स बढ़ा देगी या इंटरेस्ट रेट मार्केट के अंदर बढ़ा देगी। तो ये गवर्नमेंट अपने एक्सपेंडिचर को कम करना पड़ेगा, तभी होगा। टैक्स का रेट हाई हो जाएगा मार्केट के अंदर, टैक्स बढ़े ताकि लोग जो है अपनी इनकम का ज्यादा प्रोपोर्शन टैक्स में पे कर दें और उनके पास कम इनकम रहे और वो आगे कम स्पेंड करें। तो ये स्ट्रेटेजी भी चलता है, हर चीज के टैक्स बढ़ जाते हैं, जीएसटी का रेट बढ़ जाता है,
ठीक है। और जो पब्लिक बोरोइंग्स होती है गवर्नमेंट क्या करती है, लोगों से पैसे लेना शुरू करती है, बोरोइंग एज अ लोन। गवर्नमेंट एज अ लोन लेती है पब्लिक से। अब तुम्हारे पास मनी है तो अगर गवर्नमेंट ने आपको अपॉर्चुनिटी दे दी कि आप हमें लोन दो, इसे पब्लिक डेट बोलते हैं बेसिकली। तो आप गवर्नमेंट को लोन दोगे एक पर्टिकुलर इंटरेस्ट रेट पे, आपको होगा कि चलो मेरी मनी सिक्योर है तो मुझे लोन देना चाहिए, दे देना चाहिए। तो आपके लिए तो इन्वेस्टमेंट है, बट गवर्नमेंट के लिए क्या है, लोन। गवर्नमेंट का टारगेट क्या था कि आपकी पॉकेट में से पैसे निकाल लेना जो एक्सेस है, ताकि आप एक्सेस स्पेंड न करो मार्केट के अंदर, फालतू खर्चे मत करो, जितनी रिक्वायरमेंट है उतना ही लो। तो फिर उससे क्या होगा, मार्केट के अंदर पैसा मार्केट से कहां चला गया, गवर्नमेंट के पास। ठीक है, गवर्नमेंट अपने एक्सपेंडिचर कम कर रही है, आपसे लोन ले रही है, आपका पैसा गवर्नमेंट के पास आ गया, आपके पास रहा थोड़ा सा पैसा, तो आप थोड़े से पैसे को उसके अकॉर्डिंगली तो स्पेंड करोगे। इससे क्या होगा, एक्सेस डिमांड कम होगी मार्केट के अंदर, फालतू की जो डिमांड होगी ना वो कम हो जाएगी। ठीक, इसके अलावा जो गवर्नमेंट होती है वो आरबीआई से बोरो कर देती है अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि सेंट्रल बैंक से बोरो कर लेती है। ये तो था हमारा फिस्कल रिफॉर्म्स, जिसको फिस्कल पॉलिसी बोलते हैं। फिर हमारे आती है मॉनेटरी पॉलिसी, जिसके बारे में आपको बता रहा था, बैंक रेट, एसएलआर, सीआरआर। ठीक है, अब इसके अंदर क्या होगा, अगर आपको एक्सेस डिमांड को कंट्रोल करना है या करेक्ट करना है, तो मुझे बताओ बैंक रेट बढ़ेंगे कि कम होंगे, इंक्रीज होंगे। ठीक है, इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएगा। बैंक रेट कौन सा रेट होता है, इज दैट रेट एट विच कमर्शियल बैंक बोरो मनी फ्रॉम सेंट्रल बैंक। तो वो रेट अगर बढ़ेगा तो कमर्शियल बैंक महंगा लोन ले रहा है। अगर कमर्शियल बैंक को कॉस्टली लोन मिल रहा है, इट मींस कमर्शियल बैंक आगे पब्लिक को भी जो है महंगा लोन ही देगा। तो इट मींस आप उसको देख के एक्सपेंड करोगे कि जितनी आपकी रिक्वायरमेंट है उसको खर्च करोगे। जो मैं आपको बता रहा था मार्जिनल रिक्वायरमेंट, इन्फ्लेशन के टाइम पे आपकी प्रॉपर्टी 1 करोड़ रुपीस की है, मार्केट में इन्फ्लेशन है, तो आपको लोन अगर मिल रहा है ना वो 90 लाख रुपीस का नहीं मिलेगा, तो आपको मिलेगा 70 या 80। मींस इन्फ्लेशन के टाइम पे मार्जिनल रिक्वायरमेंट बढ़ा दिया जाता है ताकि लोगों को कम पैसे मिले और आगे वो स्पेंड भी अपनी जरूरत के अकॉर्डिंगली करे, फालतू खर्चा ना करे। ठीक है, बैंक रेट बढ़ जाते हैं, रेपो रेट बढ़ जाते हैं, सीआरआर बढ़ जाता है, ताकि उसके अकॉर्डिंगली पैसा मार्केट के अंदर कम हो। ठीक है, क्रेडिट राशनिंग आ जाती है इसके अंदर। क्या आती है, क्रेडिट राशनिंग। अब ये क्या होती है, जैसे राशन की शॉप्स होती है ना आपके पास, राशन के डिपो होते हैं, तो उसमें एक कोटा फिक्स होता है कि पर्टिकुलर पर्सन को इतने केजी मीट मिलेगी, राइस मिलेगा। वैसे ही गवर्नमेंट क्रेडिट राशनिंग करती है, जिस सेक्टर में पैसे की सबसे ज्यादा जरूरत है सबसे पहले उसको देंगे, जहां पे कम जरूरत है उसको कम देना। तो राशनिंग से क्या होता है, फालतू का जो पैसा होता है वो सर्कुलेट नहीं होता मार्केट के अंदर, और जो इन्फ्लेशन है वो कम्बैट होती है, यानी कि एक्सेस डिमांड हमारी कंट्रोल हो जाती है। ठीक है, अब अगर मार्केट के अंदर डेफिसिट डिमांड हो तो इसका बिल्कुल अपोजिट चलना है। डेफिसिट डिमांड में क्या होगा, आपका मार्जिनल रिक्वायरमेंट कम हो जाएगा। अब आपको 1 करोड़ की जगह जो है 1 करोड़ की प्रॉपर्टी गवर्नमेंट को जो आप या बैंक को जो प्रोवाइड करते हो एज ए सिक्योरिटी, अब 70 या 80 लाख का लोन नहीं मिलेगा आपको, अब 90 लाख 95 लाख का मिलेगा। इसे हम बोलते हैं मार्जिनल रिक्वायरमेंट। तो डेफिसिट डिमांड के टाइम मार्जिनल रिक्वायरमेंट बढ़ जाता है, समझे। डेफिसिट डिमांड के टाइम क्योंकि पैसा तो है नहीं मार्केट में किसी के साथ, आउटपुट कम हो गया था, फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ज्यादा था, आपने कम किया हुआ तो आउटपुट कम हो गया। अभी डायग्राम बना देते हैं, तो उससे क्या होता है, मार्केट में लोगों की इनकम कम होगी। अगर इनकम कम होगी तो आपके पास नहीं खर्चने को कुछ, तो गवर्नमेंट क्या करती है, सीआरआर कम कर देती है, ताकि आप बैंक में डिपॉजिट जो करवा रहे हो ना उस पैसे की जो सीआरआर बैंक करते हैं बेसिकली बैंकिंग पॉलिसी का पार्ट मॉनेटरी का, तो वो आपके रिजर्व को कम रखती है और लोन ज्यादा देती है पब्लिक को। जो हम आरबीआई से लोन लेते हैं कमर्शियल बैंक्स, आरबीआई उसका रेट कम कर देती है, बैंक रेट वो भी कम कर देती है, मार्जिनल रिक्वायरमेंट बढ़ा दिया, गवर्नमेंट ने सब्सिडी देनी स्टार्ट कर दी। ठीक है, गवर्नमेंट ने अपने एक्सपेंडिचर कर दिए थोड़े से और बढ़ा दिए ताकि लोगों के पास भी जो है इसके बेनिफिट जाए। तो इसमें राशनिंग नहीं है, राशनिंग विड्रॉ कर लेते हैं, इसमें जो है फ्लो कर देते हैं क्रेडिट का पूरा, ताकि सब पर्सन के पास जो है सब लोगों के पास पैसा जाए और मार्केट के अंदर जो डेफिसिट डिमांड वाली सिचुएशन थी वो कम्बैक्ट हो जाए, यानी कि खत्म हो जाए। ठीक है, तो डेफिसिट डिमांड करने के लिए सेम उसका अपोजिट ही है, क्रेडिट राशनिंग हम विड्रॉ कर लेते हैं, नॉर्मल हम इंट्रोड्यूस करते हैं मनी जैसे हम कर देते हैं। ठीक, तो ये